हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका रेप्लिका वर्ल्ड में। तो आज ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे रिलेटेड टू इंटरव्यू। तो यहाँ पे इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे इंटरव्यू के बारे में। कुछ लोगों ने मेरे से पूछा कि बायोडेटा फॉर्म जो है वो हैंड रिटन होना चाहिए या प्रिंटेड होना चाहिए। देखिए, ले जाने को तो आप प्रिंटेड भी लेकर जा सकते हैं, बट जितना मैंने सुना है और मैंने KVS टीचर से पूछा भी और मैं भी इंटरनेट पे वीडियोस देखती रहती हूँ, तो बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो KVS में ऑलरेडी टीचर हैं, तो उनका कहना भी यही है। और जो मैंने और टीचर्स से पूछा उनका भी कहना यही है कि बायोडेटा फॉर्म अगर आप हैंड रिटन लेकर जाते हैं तो उसका अच्छा इफेक्ट पड़ता है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी, इतना ज़्यादा तो कोई लिखना नहीं है, बस 5 ही कॉपीज़ लेकर जानी है बायोडेटा की। तो 5 कॉपीज़ तो आप अपने हाथ से भी लिख सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप हाथ से लिख कर लेकर जाएंगे तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। बायोडेटा के बारे में मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देती हूँ पहले, उसके बाद हम बाकी चीज़ों के बारे में चलेंगे। देखिए, यहाँ पे मेरे पास एक बायोडेटा फॉर्म है मेरा खुद का ही। तो यहाँ पे वैसे तो सारी चीज़ें मेंशन्ड हैं कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे हमें लिखनी है, फिर भी मैं ऐसे ही बता देती हूँ। पोस्ट लिखनी होती है पहले आपको, जैसे अगर आप PGT के लिए जा रहे हैं, PGT मान लीजिए आप कॉमर्स के लिए जा रहे हैं, PGT इकोनॉमिक्स के लिए जा रहे हैं, किसी भी सब्जेक्ट के लिए, तो आप लिखेंगे पोस्ट में PGT इकोनॉमिक्स। या TGT के लिए जा रहे हैं तो लिखेंगे TGT और जो भी आपका सब्जेक्ट है, जैसे TGT सोशल साइंस या TGT साइंस या जो भी। इसके बाद आपको रोल नंबर लिखना है अपना और कैटेगरी लिखनी है इसमें। इसके बाद नाम लिखना है आपको, एड्रेस लिखना है अपना, प्रेजेंट एड्रेस लिखिएगा जहाँ पे आप अभी फ़िलहाल रहते हैं। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपको लिखनी है, फादर्स या हस्बैंड नेम आपको लिखना है, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपको लिखनी है। इसके बाद यहाँ पे आप ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, अकेडमिक और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस जो आपको लिखनी है वो 12th से स्टार्ट करनी है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है बिगनिंग फ्रॉम +2 लेवल। सबसे पहले आप अपने 12th के बारे में लिखेंगे कि कौन से ईयर में आपने 12th की थी, कितने में से कितने नंबर आए थे, कितनी परसेंटेज थी, क्या क्या सब्जेक्ट से। एक और कॉलम है इसमें ड्यूरेशन ऑफ कोर्स, मतलब कि कितने साल का ये कोर्स था। तो 12th में आप लिखेंगे 12 मंथ्स, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है मंथ्स में लिखनी है ड्यूरेशन ऑफ कोर्स। तो 12th में आप लिखेंगे 12 मंथ्स। जैसे आपकी ग्रेजुएशन अगर BSc है या BCom है या BA है तो वो 3 साल की होती है, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे 36 मंथ्स। तो यहाँ पे जो ड्यूरेशन ऑफ कोर्स है उसमें आप लिखेंगे 36 मंथ्स ग्रेजुएशन में, अगर आपकी 3 साल की है। तो अगर 4 साल की है तो अकॉर्डिंगली आप मंथ्स कैलकुलेट कर लेना। इस तरीके से आप सारा इसमें भर देंगे, B.Ed वगैरह जो भी है, DLED या जो भी है, आप इसमें यहाँ पे फिल कर देंगे। अब कुछ लोगों ने, जब मैं वहाँ पे इंटरव्यू देने के लिए गई तो कुछ लोगों ने यहाँ पे CTET भी मेंशन किया हुआ था एजुकेशन क्वालिफिकेशन में। ये आपके ऊपर है, अगर आप इसे मेंशन करना चाहते हैं। अगर आपकी पोस्ट के लिए CTET रिक्वायर्ड है तो आप यहाँ पे CTET भर दीजिएगा B.Ed के बाद में। इसके बाद फिर नेक्स्ट आता है आपका एक्सपीरियंस। अब एक्सपीरियंस वाली चीज़ मैं आपको इंपॉर्टेंट बताना चाहूँगी। ये जो एक्सपीरियंस का पॉइंट दिया हुआ है बायोडेटा में, ये सिर्फ उनके लिए ही है जो गवर्नमेंट या तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या फिर किसी गवर्नमेंट संस्थान में हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में हैं और आपकी जॉब गवर्नमेंट है तो आपको भरना ही है। अगर आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में हैं और जॉब आपकी प्राइवेट है, यानी मतलब आप सेल्फ फाइनेंस पर हैं, तो भी कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। प्राइवेट जॉब में होते हैं पर इंस्टीट्यूट क्या होता है, गवर्नमेंट होता है। तो यहाँ पे जैसे कि KVS में हमें पता है, KVS में सरकारी टीचर भी होते हैं और कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर भी होते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि हमारा जो इंस्टीट्यूट है या जो हमारा कंपनी है जहाँ हम काम करते हैं वो तो गवर्नमेंट होती है, बट हमारी जॉब वहाँ पे परमानेंट नहीं होती। उस केस में भी आपको भरना है। बट जिन लोगों को प्राइवेट फर्म का एक्सपीरियंस है, जैसे प्राइवेट स्कूल का एक्सपीरियंस है, किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट का एक्सपीरियंस है, तो वो इसको नहीं भरें, इसको छोड़ दें। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा योर सूटेबिलिटी फॉर दी पोस्ट, मतलब इस पोस्ट के लिए आप कैसे सूटेबल हैं ये आपको लिखना है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है लोगों को। तो देखिए, आपको इसमें क्या करना है, आपको इसमें ये लिखना है कि इस जॉब के लिए आप कैसे सूटेबल हैं। तो आपको इसमें ये बताना है कि आपके अंदर वो कौन से गुण हैं जो आपको एक अच्छा टीचर बनाते हैं, है ना। जैसे कि बच्चे आपसे अच्छे से कनेक्ट कर पाते हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं और आप इनोवेटिव तरीके से पढ़ाते हैं, जो भी आप इसमें ऐड करना चाहें कर सकते हैं। इसके बाद लास्ट है एनी स्पेशल अचीवमेंट। तो देखिए, मेरे पास तो JRF था तो इसलिए मैंने उसमें स्पेशल अचीवमेंट में JRF लिख दिया था। आपके पास NCC का कोई सर्टिफिकेट हो या
NSS का हो या कोई भी स्पेशल अचीवमेंट हो क्वालिफिकेशन से अलग, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे कुछ लोगों ने यहाँ पे को करिकुलर का भी किया हुआ था, जैसे किसी ने कोई इंटर स्टेट डिबेट कॉम्पिटिशन या इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन जीता हुआ है कभी, या वो उन्होंने स्पोर्ट्स में अपने स्कूल को कभी रिप्रेजेंट किया या कॉलेज को रिप्रेजेंट किया, तो वो स्पेशल अचीवमेंट में आते हैं, वो आप इसमें रख सकते हैं। इसके बाद फिर आपको डेट डालनी है, डेट उसी दिन की डालना जिस दिन आपका इंटरव्यू हो, और आपको सिग्नेचर करना है, ठीक है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, कुछ लोगों ने वहाँ पे गलती करी हुई थी जहाँ पे मेरा इंटरव्यू था, कि उन्होंने बायोडेटा वाले फॉर्म पे फोटो नहीं लगाई हुई थी। तो ये जो बायोडेटा फॉर्म का ये वाला हिस्सा है ना, यहाँ पर आपको फोटो लगानी है जो खाली जगह पड़ी हुई है। 5 कॉपी बायोडेटा की लेकर जा रहे हो, 5 में फोटो लगानी है, रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ पे लगानी है आपको, पहले से लगा कर जाना, वहाँ पे फिर टाइम नहीं मिल पाता है, ठीक है। तो ये वाली बात होगी बायोडेटा की। आप जो भी बायोडेटा में लिखे सोच समझ के लिखना, क्योंकि इसी बेसिस पे वो आपसे काफ़ी सवाल करते हैं। तो बायोडेटा में सोच समझ के आपको लिखना है, सूटेबिलिटी ऑफ पोस्ट को ध्यान में रखकर ही आपको लिखना है। इसके बाद कुछ लोगों का कमेंट था कि OBC सर्टिफिकेट के फॉर्मेट या SC ST के फॉर्मेट के बारे में मैं बताऊं। देखिए, जो भी सर्टिफिकेट हो, चाहे OBC हो चाहे SC ST हो, सेंट्रल का होना चाहिए, ये बात आप ध्यान रखना। वैसे तो देखो SC ST का सर्टिफिकेट स्टेट का भी वही होता है, सेंट्रल का भी होता है, उनको इशू नहीं है। OBC को सबसे बड़ा इशू है। तो OBC का जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो कैसा होना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए, स्टेट का नहीं होना चाहिए। अब सेंट्रल का भी कहाँ से बनेगा, सेंट्रल का कोई दिल्ली से नहीं बनने वाला, सेंट्रल का आपका आपकी तहसील से ही बन जाएगा। तो जो आपकी तहसील है वहाँ पर आपको ये कहना है कि OBC सर्टिफिकेट हमें सेंट्रल का चाहिए, क्योंकि वो ज़्यादातर स्टेट का बना कर देते हैं। तो आपकी खुद की तहसील में ये बन जाएगा, बस आपको वहाँ पे बताना पड़ेगा। इसके बाद फॉर्मेट क्या होगा, जो फॉर्मेट अपलोडेड है ना KVS की वेबसाइट पर, उसके अकॉर्डिंग आपको बनवा लेना है। जैसे मैं अपनी बात बताती हूँ, तो मैं उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ और मैंने तहसील में जाके बस ये बोला कि मुझे सेंट्रल का सर्टिफिकेट चाहिए और इस फॉर्मेट में चाहिए, तो वो बनाकर दे देते हैं। इसमें क्या है, सबसे पहले आपका नाम होता है, आपके पिता का नाम होता है, आपका पता होता है, फिर आप कौन से गांव से किस जगह से बिलोंग करते हैं वो होता है। उसके बाद फिर नीचे एक लिखा रहता है कि ये इस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, जो कि इस मतलब एक्ट के तहत OBC में आते हैं। मतलब कि जो वो पूरा फॉर्मेट दिया हुआ है ना KVS की वेबसाइट पे OBC सर्टिफिकेट का, उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग वो अपने आप आपको बना देंगे। आप उनको एक बार फॉर्मेट दिखा दीजिएगा कि इस तरीके का फॉर्मेट है और ऐसे ऐसे ये चीज़ें उसमें मेंशन होनी चाहिए, तो वो ये मेंशन कर देते हैं कि किस क्रमांक के अनुसार, किस लॉ के अनुसार आपकी जाति जो है वो OBC में आई है। इस तरीके का एक फॉर्मेट है, सिंपल सा ही है। आपको खुद कुछ नहीं करना, उनको जाकर आप बता देंगे, जो भी तहसील में ये काम करवाते हैं वो आराम से आपका बना देंगे, कोई इशू इस चीज़ में नहीं है। अच्छा, पहले ऐसा बोला जा रहा था कि OBC सर्टिफिकेट जो है वो 26 तारीख से पहले का होना चाहिए, यानी 26 दिसंबर जब फॉर्म भरने स्टार्ट हुए थे उससे पहले का होना चाहिए। मैंने भी बनवा लिया था उससे पहले का, बट मेरा स्टेट का था, मैंने ये वाली चीज़ का ध्यान नहीं दिया। फिर जब रिज़ल्ट आ गया और मैंने इंटरव्यू लेटर में देखा कि सेंट्रल का होना चाहिए, तो मैंने फिर उसी टाइम पे बनवाया था। तो मैंने सेंट्रल का बनवा लिया था। तो उन्होंने मेरा जो ये सर्टिफिकेट बना था, ये बना था 8 मई को, ठीक है। तो मेरा जो सर्टिफिकेट बना वो 8 मई को आया था, मेरा इंटरव्यू 17 मई को था। तो उन्होंने इस बात में कोई भी इशू नहीं किया कि आपका 8 मई का क्यों है, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया इस चीज़ को, ठीक है। तो जो सर्टिफिकेट है आपको उसकी फ़ोटोकॉपी ही देनी है, ओरिजिनल मत देकर आना वहाँ पे, ठीक है। तो ये बात हो गई सर्टिफिकेट की। तो मैंने आपको बायोडेटा का बता दिया, OBC का बता दिया। अच्छा, अंडरटेकिंग की बात है। अंडरटेकिंग का फॉर्मेट भी आपको मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया था कि जब आप KVS की वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ पर आई थिंक 27 जो मैं बताती हूँ आपको, अनाउंसमेंट सेक्शन नहीं होता है जहाँ पर रिजल्ट वगैरह सबका नोटिफिकेशन आता है, उस अनाउंसमेंट सेक्शन के रीड मोर पर आप जाएंगे तो सारे जो आज तक के अनाउंसमेंट है वो वहाँ पे आ जाते हैं। तो 27 मार्च का एक अनाउंसमेंट है जहाँ पर कि सबका एक सिंगल PDF अटैच है जिसमें कि सारी चीज़ों का फॉर्मेट है, OBC SC ST अंडरटेकिंग सब कुछ। अंडरटेकिंग आपको एक ही लेके जानी है, घर से ही भरकर लेके जाना, वहाँ पे वो टाइम नहीं देते हैं। घर से भरकर लेके जाओ। वो अंडरटेकिंग ये है कि जब आपका अगर सिलेक्शन होता है तो आपको कहीं भी पोस्टिंग करी जाएगी, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वहाँ पे भरकर आपको बस सिग्नेचर कर देना है। एक ही अंडरटेकिंग लेके जानी है। सेफ साइड के लिए आप एक भरकर लेकर चले जाओ, एक खाली लेकर चले जाओ, है ना, ऐसे कर सकते हो आप। बायोडेटा की 5 कॉपी आपको लेकर जानी है।